प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक दल, दबाव समूह और हित समूह में क्या अंतर है। किसी न किसी रूप में प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर इससे संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। क्या क्या लेंगे आज हम? राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है, इसी के साथ में दबाव समूह और हित समूह में क्या अंतर है। अक्सर मैंने देखा है कि विद्यार्थी दबाव समूह और हित समूह को एक ही मान बैठते हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। इसलिए आज की वीडियो में हम इन तीनों की चर्चा करेंगे कि इनमें क्या अंतर है। तो सर्वप्रथम आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच। अब ध्यान दें, यहाँ देखिएगा, इसको हम दो पार्टों के आधार पर समझाएंगे। पहले पार्ट में लेंगे राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है, और दूसरे में लेंगे हित समूह और दबाव समूह में क्या अंतर है। तो ध्यान दें, अब इन तीनों के अंतर को समझें उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये तीनों हैं क्या। हालांकि हमने अलग से राजनीतिक दल क्या है, दबाव समूह क्या है, हित समूह क्या है, इनके लिए अलग से वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट के अंतर्गत ये बातें देख सकते हैं। परंतु आज इन तीनों के अभिप्राय की हमें पुनः आवश्यकता हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके बिना इसके अंतरों को समझ नहीं सकते। इसी के साथ में मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को इन तीनों को डायग्राम के माध्यम से भी समझाऊंगा। तो प्लीज़ ध्यान दें। सबसे पहले देखिएगा राजनीतिक दल। राजनीतिक दल वास्तविक रूप में ऐसे व्यक्तियों का एक संगठित समूह है जिनके अपने निश्चित नियम सिद्धांत होते हैं। इसी के साथ में इनका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति होता है। ऐसे जो संगठन होते हैं, ऐसे जो समूह होते हैं, उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है, क्योंकि इनका मूल लक्ष्य है सत्ता प्राप्ति। ठीक है। दबाव समूह क्या है? दबाव समूह वास्तविक रूप में ऐसे संगठित समूह हैं जो कि वास्तविक रूप में इनका उद्देश्य सत्ता प्राप्ति नहीं है, बल्कि सत्ता से बाहर रहते हुए सत्ताधारियों को, सरकार को ये इस रूप में प्रभावित करते हैं, इस रूप में सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं जिससे कि इनके अनुरूप नीतियां बनाई जाती हैं, इनके अनुरूप कानून बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब दबाव समूह किसे कहेंगे? दबाव समूह वह संगठित समूह होता है जो कि वास्तविक रूप में सरकार को, सत्ताधारियों को इस रूप में प्रभावित करते हैं, इस रूप में उनके ऊपर दबाव डालते हैं जिससे कि उनके अनुरूप कानून बनाए जा सके। इसी के साथ में हित समूह क्या है? हित समूह ऐसे समूह होते हैं जो कि वास्तविक रूप में अपने हित की रक्षा एवं वृद्धि के लिए संगठित होते हैं। इसी के साथ में वास्तविक रूप में ये सरकार से अपनी बात मनवाते हैं, तो बात मनवाने के लिए दबाव का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि अनुनय और अनुरोध के साधन को अपनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अनुरोध और अनुनय मतलब समझौता, सहमति। अनुनय और अनुरोध के साधनों को अपनाते हैं और उसके आधार पर ये सरकार से अपनी बातें मनवाते हैं। तो ये तो सरसरी तौर पर मैंने आपको बताया है कि राजनीतिक दल क्या है, दबाव समूह क्या है और हित समूह क्या है। इसी से आगे की सारी बातें हमें स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए, अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर क्या है। ठीक है। हालांकि ये बात सत्य है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के अंतर्गत जो संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं को राजनीतिक दल और दबाव समूह ये दोनों ही किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ में वास्तविक रूप में राजनीतिक दल और दबाव समूह लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों के
अनिवार्य तत्व भी बन गए हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो एक प्रकार से इनकी अनुपूरकता होगी, या हम ये कहेंगे कि ये एकता होगी, या हम ये कहेंगे कि ये दोनों किसी न किसी रूप में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे के विरोधी होंगे तो वास्तविक रूप में वहाँ राज्य व्यवस्था ठीक से कार्य नहीं कर पाएगी। और यदि दोनों ही अर्थात दबाव समूह, राजनीतिक दल एक दूसरे का जो है समर्थन करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो वह राज्य व्यवस्था ठीक से कार्य कर सकती है। इसकी चर्चा हम अंतर के बाद में भी लेंगे, तो ध्यान दें। अब राजनीतिक दल और दबाव समूह में अंतर क्या है, इसको मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, जिसमें कि हमने 7 बिंदु लिए हैं और ये 7 ही बिंदु इस डायग्राम से आप आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, इसके अंतर्गत हम सबसे पहले इधर ले रहे हैं राजनीतिक दल, इधर लेंगे हम दबाव समूह। अच्छा, और यहाँ स्थान देंगे हम राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम, राज्य व्यवस्था। ठीक है भाई। अब देखिएगा कैसे समझेंगे। अब ये क्योंकि हमें इन दोनों के अंतर को समझना है, और ये भी मैंने कह दिया है कि ये दोनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। ठीक है, इन दोनों में वास्तविक रूप में एकता होना भी अति आवश्यक है। अब देखो यहाँ हम ये दबाव समूह दर्शा रहे हैं, तो इसको हम यहाँ इस रेखा से बाहर ही रखेंगे, क्योंकि जो दबाव समूह होते हैं वो सत्ता में नहीं जाना चाहते हैं, ये सांसद और विधायक नहीं बनना चाहते हैं, इसलिए सत्ता से बाहर रहते हुए ही ये सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं और अपने अनुरूप नीतियां बनवाते हैं, अपने अनुरूप कानून बनवाते हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस रूप में प्रभावित करते हैं, जिससे कि इनके हितों के अनुरूप जो कानून बनाया गया है उसी अनुरूप उन कानूनों की क्रियान्विति की जा सके। तो यहाँ दबाव समूह यहीं तक हमने रोक दिया। इसका मतलब ये स्वयं राज्य व्यवस्था में सम्मिलित नहीं होना चाह रहे, बल्कि राज्य व्यवस्था के ऊपर दबाव डाल करके अपने हितों की रक्षा करते हैं। जैसे मान लो श्रमिक संघ है, क्या है, श्रमिक संघ है, समझे भाई, श्रमिक संघ, तो ये एक दबाव समूह है या नहीं, श्रमिक संघ है। ठीक है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, राजस्थान का एग्जाम्पल लें हम तो राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ रूकता है, तो ये सब क्या हो गए, दबाव समूह। अब ये जो है श्रमिक संघ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ है, ठीक है, किसानों का संघ है, तो वास्तविक रूप में ये सब राज व्यवस्था में सम्मिलित नहीं होना चाहते हैं। मतलब ये सांसद विधायक नहीं बनना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना, मंत्री नहीं बनना चाहते हैं। ये तो सांसदों से, विधायकों से, मंत्रियों से अपने अनुरूप कार्य करवाते हैं। अब इन कार्य कराने के लिए चाहे इनको संवैधानिक असंवैधानिक किन्हीं भी साधनों का प्रयोग करना पड़े, वो उसका प्रयोग करते हैं, मगर सत्ता से बाहर रहते हुए। हाँ, ये बात सत्य है कि ये इनका प्रयास ही रहता है कि इनके हितों के अनुरूप जो राजनीतिक दल है उस दल की जीत हो, इसके लिए उनको चंदा भी देते हैं और उसी के अनुरूप ये उम्मीदवार भी खड़ा करवाते हैं। कौन, दबाव समूह, लेकिन स्वयं सत्ता में नहीं जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी, इसके अनुरूप ये सारे अंतर समझे जाएंगे। अच्छा, ये राजनीतिक दल हो गया। यहाँ ये देखिएगा, इसका मतलब क्या है, जो राजनीतिक दल है इनका देखो मूल लक्ष्य सत्ता प्राप्ति तो है। मैंने आपको कहा था ना कि राजनीतिक दल ऐसा संगठित समूह होता है जिसके अपने निश्चित सिद्धांत होते हैं, जिसकी अपनी निश्चित घोषणा पत्र होते हैं, इसी के साथ में इनका निश्चित संगठन होता है और निश्चित संगठन होने के कारण ही उसे राजनीतिक संगठन की संज्ञा दी जाती है और इनका लक्ष्य होता है सत्ता प्राप्ति। तो मैंने यहाँ ये दर्शाया कि बाहर नहीं रहते, बल्कि वास्तविक रूप में इनका लक्ष्य है सत्ता प्राप्ति, क्योंकि सत्ता प्राप्ति के बाद में इन्होंने अपना जो घोषणा पत्र तैयार किया है, जनता से जो वादा किया है कि अगर हम सत्ता में आ गए तो हम आपकी ये मांगे पूरी करेंगे, या हमने घोषणा पत्र में जो वादा किया है उसको पूरा करेंगे। तो कब कर पाएंगे, जबकि सत्ता में आएंगे। तो इसका मतलब दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाह रहे हैं, सत्ताधारी को प्रभावित करते हैं और दबाव डालते हैं, इसलिए दबाव समूह कहलाए जा रहे हैं। यहाँ राजनीतिक दल हैं, वो वास्तविक रूप में सत्ता में आना चाहते हैं, ये सांसद बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं भाई। ठीक है, तो आप देखिएगा इसके आधार पर सारी बातें समझ सकते हैं। अब राजनीतिक दल में आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कांग्रेस हो गया, ठीक है, बीजेपी हो गया,
बीजेपी हो गया। तो ये क्या है, ये सत्ता प्राप्ति करना चाहते हैं या नहीं? इनका लक्ष्य सत्ता प्राप्ति है। इनका लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नहीं है, बल्कि सत्ताधारियों के ऊपर दबाव डाल करके अपने हितों के अनुरूप नीतियां और निर्णय बनवाना है, या अपने हितों के अनुरूप कानून बनवाना है। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो कहने का मेरा भावार्थ यह है कि इसके आधार पर, ये जो डायग्राम मैंने बनाया, इसके आधार पर आप ये सातों बिंदु समझ सकते हैं। क्या? कि राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है। चलिए अब इधर आते हैं हम, पहला अंतर समझें। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डेफिनेटली प्रत्येक परीक्षा के अंतर्गत राजनीतिक दल, दबाव समूह और हित समूह से संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है। तो आप इसको ठीक से समझना है। और अगर हम ये वीडियो बना दें और जिस स्टूडेंट के द्वारा देख ली गई है फिर भी यदि गलत उत्तर देता है तो फिर ये बात ठीक नहीं होगी। प्लीज़ ध्यान दें। पहला अंतर नोट करें आप भी। देखो साथ साथ आप अपने नोट्स भी तैयार कर लिया करें, क्योंकि अगर आप संकेत रूप में इनको तैयार कर लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। ध्यान दें। पहला बिंदु बनाए, पहला अंतर संगठन की प्रकृति में अंतर। अब देखिएगा पहला बिंदु क्या बनाया हमने, संगठन की प्रकृति में अंतर। अब इधर आइए, संगठन की प्रकृति में अंतर। तो आप देखिएगा भाई, राजनीतिक दल का अपना निश्चित संगठन होता है। क्या होता है? निश्चित संगठन होता है, निश्चित नियम होते हैं, और इसका जो निश्चित संगठन होता है उसी के कारण हम ये कहेंगे कि उस संगठन की प्रकृति राजनीतिक होगी। मतलब राजनीतिक दल का जो संगठन होता है उसकी प्रकृति राजनीतिक है, इसका निश्चित संगठन होगा। जबकि दबाव समूह का ये बात सत्य है, उसका संगठन होता है, लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ दबाव समूह असंगठित भी होते हैं। जैसे जाति के आधार पर जिनका निर्माण होता है वे असंगठित होते हैं। इसीलिए दबाव समूह एक ऐसा संगठन है, ये बात सत्य है कि असंगठित भी होते हैं, संगठित भी होते हैं, परंतु इनकी जो प्रकृति होती है वह अराजनीतिक होती है। इनकी प्रकृति राजनीतिक है और इनकी प्रकृति क्या है? अराजनीतिक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी। कैसे राजनीतिक? क्योंकि इनका लक्ष्य सत्ता प्राप्ति, मैं आपको समझा चुका हूँ। इनका लक्ष्य सत्ता प्राप्ति नहीं है, बल्कि सत्ताधारियों से अपनी बात मनवाना है, सत्ताधारियों पर दबाव डालना है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ संगठन की प्रकृति में अंतर है। ठीक है, राजनीतिक दल की संगठन की प्रकृति राजनीतिक है, दबाव समूह की संगठन की प्रकृति क्या है? गैर राजनीतिक है। ठीक है, राजनीतिक कैसे? ये सत्ताधारी बनना चाहते हैं, सत्ता में जाना चाहते हैं, ये सत्ता से बाहर रहते हुए पॉलिटिकल सिस्टम, या संकुचित रूप में इसको कहेंगे आप सरकार। ठीक है, ये संकुचित होगा, वैसे सरकार से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, ये सरकार में सम्मिलित होना चाहते हैं, तो सरकार बनाना चाहते हैं। वापस इधर आइए, दूसरा संगठन के आकार एवं सदस्यता की प्रकृति में अंतर। देखिएगा संगठन के आकार एवं सदस्यता की प्रकृति में अंतर। अब चलिए इधर, संगठन के आकार। अब बताइए संगठन का आकार दबाव समूह का बड़ा होगा या राजनीतिक दल का? राजनीतिक दल का संगठन का आकार बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी सदस्य संख्या लाखों करोड़ों में होती है, जबकि दबाव समूह के संगठन का आकार छोटा होता है, क्योंकि इसके सदस्य की संख्या कम होती है, इसलिए इसका आकार छोटा होता है। ठीक है, इसी के साथ में सदस्यता की जो इसकी प्रकृति आती है, सदस्यता की प्रकृति का मतलब ये होगा कि वास्तविक रूप में राजनीतिक दल की जो सदस्यता होती है, इसके बारे में हम ये कहेंगे कि एक व्यक्ति एक समय में एक ही दल का सदस्य बन सकता है। समझ रहे हैं ना? मतलब एक समय में एक ही दल का सदस्य बन सकता है। जबकि दबाव समूह की बात आती है तो एक व्यक्ति एक समय पर ही कितने ही दबाव समूह की सदस्यता ग्रहण कर सकता है। तो ये क्या हो गया? सदस्यता की प्रकृति में अंतर है। ये एक समय में एक ही दल की सदस्यता ले सकता है, जबकि यहाँ एक समय पर एक ही साथ कितने ही दबाव समूह की सदस्यता ले सकता है। इसलिए सदस्यता की प्रकृति में भी अंतर है मेरे प्यारे विद्यार्थी। आप इसके आधार पर समझ सकते हैं बात। चलिए इधर आइए, तीसरा अंतर क्या बनाएंगे भाई? उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, कार्यक्रम का अंतर। क्या कह रहा हूं मैं? उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, कार्यक्रम का अंतर। अब देखिएगा उद्देश्य का अंतर। उद्देश्य का अंतर क्या है भाई? राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या है? स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति या सार्वजनिक हितों की पूर्ति? सार्वजनिक हितों की पूर्ति। अब राजनीतिक दल का जो उद्देश्य है वो सार्वजनिक हितों की पूर्ति करना है। अब सार्वजनिक हितों की पूर्ति करना है तो ऐसी स्थिति इसका कार्यक्षेत्र क्या होगा? संकुचित या विस्तृत होगा? कार्यक्षेत्र विस्तृत होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में
पूरे राष्ट्र का या राष्ट्र के हित से संबंधित बात करेंगी, इसलिए इसका कार्यक्षेत्र व्यापक होगा। कार्यक्षेत्र व्यापक हो गया तो ऐसी स्थिति में इसका कार्यक्रम भी विस्तृत होगा। किसका? राजनीतिक दल का। अच्छा, अब दबाव समूह की बात करते हैं। तो दबाव समूह का उद्देश्य क्या है? अपने हित की रक्षा और वृद्धि करना। जैसे श्रमिक संघ है तो ये तो केवल अपने हित की बात करेगा। भाई श्रमिक संघ है, ये विद्यार्थियों की बात क्यों करेगा, व्यापारियों की बात क्यों करेगा कि भाई उनका हित हो, उनको लाभ पहुंचे? ये तो केवल अपने हित की बात करेगा। भाई जैसे श्रमिक संघ है, राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षक संघ रूकटा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्यार्थियों का संगठन है, तो विद्यार्थियों का जो संगठन है केवल अपने हित की बात करेगा वो। अब अपने हित की बात करेगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दबाव समूह है केवल अपने संगठन से संबंधित, अपने हित से संबंधित ही बात करेंगे, इसलिए इनका उद्देश्य संकुचित होगा। उद्देश्य संकुचित है तो कार्य क्षेत्र भी क्या होगा? सीमित होगा। कार्य क्षेत्र सीमित होगा तो कार्यक्रम भी इनका क्या होगा? सीमित होगा। समझ गए? क्लियर बात है। आप वापस आइए इधर। चौथा अंतर क्या बना रहे हैं? सत्ता के प्रति दृष्टिकोण में अंतर। नोट कीजिएगा, सत्ता के प्रति दृष्टिकोण में अंतर। अरे भाई बहुत महत्वपूर्ण बात है, सत्ता के प्रति दृष्टिकोण में अंतर। इधर आइए आप, सत्ता के प्रति दृष्टिकोण में अंतर क्लियर है। राजनीतिक दल का उद्देश्य ही क्या है? अपने घोषणा पत्र के आधार पर, अपनी विचारधारा के आधार पर वास्तविक रूप में ये सत्ता में जाना चाहते हैं। इनकी इच्छा, इनका लक्ष्य सत्ता प्राप्ति ही तो है। किनका? राजनीतिक दल का। मैंने आपको पहले बता दिया था राजनीतिक दल है, देखिएगा आप, इनका लक्ष्य क्या है? सत्ता में सम्मिलित होना, अपनी सरकार बनाना। भाई इनका लक्ष्य यह है कि हमें बहुमत मिले, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य दलों, चूंकि भारत के अंतर्गत बहुदलीय प्रणाली है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में यहाँ जो राजनीतिक दल हैं इनका जो सत्ता के प्रति दृष्टिकोण है वो ये है कि ये वास्तविक रूप में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं या इनका लक्ष्य सत्ता प्राप्ति है। जबकि दबाव समूह का जो सत्ता के प्रति दृष्टिकोण है वो क्या है? ये स्वयं सत्ताधारी नहीं बनना चाहते। दबाव समूह ये नहीं चाहते कि हमारी सरकार बने, उल्टा ये तो जो सरकार बनती है उस सरकार के ऊपर दबाव डाल करके अपने हितों के अनुरूप कानून बनवाते हैं। अर्थात सत्ता के प्रति दृष्टिकोण इनका तो यह है कि सत्ताधारियों से अपनी बात मनवाएंगे दबाव समूह तो, और राजनीतिक दल स्वयं सत्ता में सम्मिलित होना चाहते हैं। ये सत्ता के प्रति दृष्टिकोण हो गया। अलग अलग बातें हो गई। फिर कह रहा हूँ दबाव समूह सत्ता से बाहर रहते हुए सत्ताधारी से अपनी बात मनवाते हैं। ये बात सत्य है कि दबाव समूह की इच्छा ये होती है कि इनके हितों के अनुरूप या वास्तविक रूप में जो इनके हितों की रक्षा करता है उसी राजनीतिक दल को बहुमत मिले। ये तो इनका प्रयास होगा। उसी के अनुरूप दबाव समूह चाहेंगे कि इनके मनपसंद के उम्मीदवार चुनाव में लड़ें। ये बात सत्य है, ठीक है। लेकिन ये स्वयं उम्मीदवार नहीं बनते हैं, ये स्वयं मंत्री नहीं बनना चाहते हैं, ये स्वयं सांसद नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि ये तो सांसदों से, मंत्रियों से अपनी बात मनवाते हैं, अपने हितों की रक्षा करवाने के लिए इनके ऊपर दबाव डालते हैं और इनकी बात माने भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दलों को चंदा देते हैं, किसी न किसी रूप हम ये कहेंगे कि वित्तीय सहायता देते हैं और इनकी बातों को माना भी जाता है। अब जो राजनीतिक दल है इनका लक्ष्य यही है, क्या? सत्ता प्राप्ति। सत्ता प्राप्ति होगी तो इन्होंने जो घोषणा पत्र के अंतर्गत वादे किए हैं वो वादे पूरे कर पाएंगे। सत्ता में नहीं जा पाएंगे तो फिर इसका मतलब यह है कि इन्होंने जो घोषणा पत्र तैयार किया है उसको ये प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में पांचवा जो अंतर है वो है साधनों की प्रकृति का अंतर। देखिएगा साधनों की प्रकृति का अंतर आप देखें। देखो अब राजनीतिक दल का लक्ष्य क्या है? सत्ता प्राप्ति है ना। अब सत्ता प्राप्ति है तो इसके लिए कौन सी साधन अपनाएंगे? बताइए मुझे। राजनीतिक दल क्रांति करते हैं, हिंसा करते हैं, असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं? नहीं। तो कैसे साधनों का प्रयोग करते हैं? संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। वास्तविक रूप में जो कानून निश्चित किए गए हैं उनके अनुरूप ही राजनीतिक दल चुनावों का या राजनीतिक खेल खेलते हैं और उसके अनुरूप ही जिस दल को बहुमत मिलता है उसकी सरकार बनती है। तो यहाँ तक पहुँचने की जो प्रक्रिया होती है वो संवैधानिक होती है। इसलिए राजनीतिक दलों के द्वारा जो साधन अपनाए जाते हैं वो संवैधानिक साधन अपनाए जाते हैं। सत्ताधारी या सत्ता तक पहुँचने के लिए कैसे साधनों का प्रयोग करते हैं? संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। भाई जब चुनाव होते हैं तो उस समय सीधी सी बात है, जिसको जनता पसंद करेगी उसकी सरकार बन जाएगी, ना पसंद करेगी
विपक्ष में बैठ जाएगा। क्लियर बात है ये। और दबाव समूह अपने हितों की रक्षा और वृद्धि के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सत्ता में सम्मिलित नहीं होना चाहते, बल्कि सरकार पर दबाव डालकर अपनी बात मनवाते हैं। सरकार पर दबाव डालकर अपने हितों के अनुरूप कानून बनवाते हैं ये। यहाँ तक कि मैं ये कहूँगा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को ही किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। समझ रहे हैं यहाँ तक? तो वास्तविक रूप में दबाव समूह अपने हितों की रक्षा और वृद्धि के लिए संवैधानिक और गैर संवैधानिक दोनों ही साधनों का प्रयोग करते हैं। गैर संवैधानिक साधनों के अंतर्गत ये हड़ताल, प्रदर्शन, घेराव, बंद, हिंसा, इन सब साधनों का प्रयोग करते हैं। मूल बात एक ही है कि इनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। किनके हितों की? दबाव समूह, जैसे श्रमिक संघ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, व्यापारियों का संघ है, मिल मालिकों का संघ है, दुनिया भर के संघ है, दुनिया भर के दबाव समूह है। दबाव समूह का वर्गीकरण प्रकार के बारे में हमने अलग से वीडियो अपलोड कर दिए, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी अपने हितों की रक्षा और वृद्धि के लिए क्या करते हैं? वास्तविक रूप में राज्य व्यवस्था पर दबाव डालते हैं, और इसके लिए ये संवैधानिक और गैर संवैधानिक दोनों ही साधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, तो ये साधनों से संबंधित अंतर हो गया। अच्छा, छठा क्या है भाई? संगठन की आंतरिक रचना में अंतर। अब ध्यान दें, छठा अंतर क्या है? संगठन की आंतरिक रचना में अंतर। संगठन की आंतरिक रचना में अंतर। अब ये जैसे राजनीतिक दल हो गया, क्या होगा? राजनीतिक दल, तो इसकी संगठन की आंतरिक रचना, जैसे ये आंतरिक रचना होगी। अब ये आंतरिक रचना क्या होगी? क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ राजनीतिक दल की जो सदस्य संख्या होती है वो लाखों में करोड़ों में होती है। क्या होती है? ये लाखों में करोड़ों में होती है। तो ऐसी स्थिति में इसके सदस्यों के अंतर्गत एकता नहीं हो पाएगी, वो सजातीयता नहीं होगी जो होनी चाहिए। क्या कह रहा हूं मैं? इनमें एकता नहीं हो पाएगी। जबकि दबाव समूह के सदस्यों की संख्या हजारों में होती है, लाखों में भी हो सकती है, लेकिन इनकी करोड़ों में होती है। हालांकि इनके लाखों में नहीं भी होती है, लेकिन फिर भी राजनीतिक दल से ज़्यादा सदस्य संख्या इनकी नहीं होती है, इनसे सदस्य संख्या कम होती है। फिर कह रहा हूँ, राजनीतिक दल की सदस्य संख्या बहुत ज़्यादा होती है और दबाव समूह की सदस्य संख्या कम होती है। इसलिए यहाँ राजनीतिक दल के सदस्यों के अंतर्गत एकता नहीं होगी, जबकि दबाव समूह के सदस्यों के अंतर्गत एकता भी होगी और इसी के साथ में सजातीयता भी होगी। इसलिए संगठन की आंतरिक रचना में इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर होगा? मैं फिर बता रहा हूँ। इनमें सदस्यों में एकता नहीं होगी, सजातीयता नहीं होगी, जबकि दबाव समूह के सदस्यों में एकता होगी, सजातीयता होगी। ये इसका मूल अंतर है। अब मर्जी है जैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है आपको। सातवां, क्रियाशीलता के स्तर में अंतर। नोट करें, सातवां बिंदु क्या बनाया है हमने? क्रियाशीलता के स्तर में अंतर। नोट करें, क्रियाशीलता के स्तर में अंतर। अब आइए इस बिंदु को आप आइए इसके आधार पर समझें क्रियाशीलता के स्तर में अंतर कैसे। देखो भाई, राजनीतिक दल है, मान लीजिएगा बीजेपी की सरकार है। अब सरकार बनने के बाद में क्या जो राजनीतिक दल है निष्क्रिय हो जाए, आगे के लिए कोई तैयारी नहीं करे, अगले चुनाव के लिए कोई रणनीति नहीं अपनाए? नहीं, राजनीतिक दल लगातार निरंतर क्रियाशील रहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बराबर सत्ता के अंतर्गत बने रहना चाहेंगे। क्या? सत्ता में बने रहना चाहेंगे, और यदि सत्ता में नहीं है तो इनका प्रयास होगा कि अगली बार जब चुनाव हो तो हम बहुमत प्राप्त करें और अपनी सरकार बनाएं। इसलिए राजनीतिक दल हमेशा क्या रहेंगे? क्रियाशील रहेंगे। समझ गए ना? सक्रिय रहेंगे। कौन? राजनीतिक दल हमेशा सक्रिय रहेंगे, हमेशा क्रियाशील रहेंगे। जबकि दबाव समूह कोई जरूरी नहीं है हमेशा सक्रिय रहें, क्रियाशील रहें। किसी भी दबाव समूह का जिस हित के आधार पर संगठन हुआ है, जिस हित के आधार पर उसका निर्माण हुआ है, मैं फिर कह रहा हूँ, जिस हित के आधार पर वो संगठित हुआ है, जिस हित के आधार पर उसका निर्माण हुआ है, उस हित की जैसे पूर्ति हो जाती है तो कुछ दबाव समूह ऐसे होते हैं जो स्वतः ही लुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और यदि कोई दबाव समूह ऐसे हैं जैसे श्रमिक संघ है, अब श्रमिक संघ की बात आए, श्रमिकों के हित में मान लीजिएगा सरकार के द्वारा कानून बना दिया गया है, तो उसके बाद में क्या होते हैं? फिर ये श्रमिक संघ शांत हो जाते हैं, इनका फिर आगे किसी भी रूप में कोई इनसे लेना देना नहीं होता है। लेकिन जैसे इनके हितों की रक्षा नहीं होती है, इनके हितों के विरुद्ध कानून बनाया जाता है, तो पुनः सक्रिय हो जाते हैं।
जबकि कुछ समय के लिए क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए दबाव समूह हमेशा क्रियाशील नहीं होते हैं, जबकि राजनीतिक दल हमेशा क्रियाशील होते हैं। क्या कह रहा हूँ, राजनीतिक दल निरंतर हमेशा क्रियाशील होते हैं, जबकि दबाव समूह निरंतर हमेशा क्रियाशील नहीं होते हैं। और ये कोई ज़रूरी भी नहीं है, इनके हितों की जैसे पूर्ति हो जाती है कुछ दबाव समूह तो स्वतः समाप्त भी हो जाते हैं, जबकि ये बात इसके ऊपर लागू नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मैंने मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को इस डायग्राम के आधार पर ये 7 बिंदु समझाएं। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे प्राणों से भी प्यारे विद्यार्थी, सच में ये 7 बिंदु आप समझ जाते हैं इस डायग्राम के आधार पर। मैं ये कह रहा हूँ विश्वास के साथ, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में जैसी मर्जी हो प्रश्न बनाइए, आप गलत आंसर नहीं कर सकते। बस शर्त ये है कि आप ये जो मैंने समझाया इस बात को समझ जाइएगा। ये बात समझ गए तो 7 बिंदु भी क्लियर हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ यहाँ तक ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, 7 बिंदु, ठीक है। अब देखिएगा, अब इतना होने के बावजूद हम ये कहेंगे क्या इनमें केवल अंतर ही अंतर है, क्या इनमें समानता नहीं है, क्या इनमें एकता नहीं है? हाँ, इनमें एकता भी है, अनुपूरकता भी है, एक दूसरे के अनुकूल भी हैं। वास्तविक रूप में राजनीतिक दल ये प्रयास करते हैं, क्या प्रयास करते हैं कि जितने भी दबाव समूह हैं उन सभी दबाव समूह से इनके संबंध अच्छे हों। इनके संबंध अच्छे होंगे तो वास्तविक रूप में जनता के अंतर्गत ये संदेश जाएगा कि जिस दल की सरकार है वह सरकार बहुत अच्छी है। इसी के साथ में दबाव समूह के द्वारा भी ये प्रयास किया जाता है कि अगर सरकार इनके हितों के अनुरूप कानून बनाती है तो ये उस राजनीतिक दल का प्रचार उस रूप में करते हैं जिससे कि जनता को विश्वास हो जाए कि जिस दल की सरकार है वह सरकार जनता के हित में है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे का सहयोग करते हैं और सहयोग करना भी चाहिए। हाँ, जब ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं तो फिर राज्य व्यवस्था को संचालित करने में अवश्य परेशानी आती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि वास्तविक रूप में इनमें अंतर भी है, परंतु ये वास्तविक रूप में एक दूसरे के अनुपूरक भी हैं। इन दोनों में एकता भी है, एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं। और वास्तविक रूप में आज लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत राजनीतिक दल और दबाव समूह इन दोनों का ही अस्तित्व है, अर्थात ये दोनों ही अनिवार्य तत्व हैं। किसके? लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। इसलिए लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में इन दोनों का ही अस्तित्व है। किस किस का? राजनीतिक दल और दबाव समूह का। हाँ, सर्वसत्ताधिकारवादी शासन प्रणालियों के अंतर्गत राजनीतिक दल तो होते हैं, मगर वहाँ दबाव समूह को नहीं पनपने दिया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जबकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत दबाव समूह प्रकट रूप में होते हैं, खुले रूप में होते हैं, वास्तविक रूप में सरकार के द्वारा इनके अस्तित्व को स्वीकार किया जाता है। जबकि सर्वसत्ताधिकारवादी शासन प्रणाली के अंतर्गत इनके अस्तित्व को स्वीकार नहीं किया जाता है। होते भी हैं तो गुप्त रूप में होते हैं। जैसे कि चीन के अंतर्गत सर्वसत्ताधिकारवादी शासन प्रणाली है, वहाँ एक दलीय शासन प्रणाली है, एक ही दल है साम्यवादी दल, लेकिन किसी भी रूप में वहाँ दबाव समूह को पनपने का मौका नहीं दिया जाता है। मतलब यह है कि किसी भी रूप में विरोध को तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब विरोध को स्वीकार ही नहीं किया जाएगा तो फिर बताइए दबाव समूह अस्तित्व में आ ही नहीं पाएंगे। दबाव समूह तो तभी अस्तित्व में आएंगे जबकि विरोध को स्वीकार किया जाएगा। समझ रहे हैं या नहीं? जैसा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत दबाव समूह होते ही होते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में इन दोनों का अस्तित्व होता है, दबाव समूह का और राजनीतिक दल का। जबकि सर्वसत्ताधिकारवादी शासन प्रणाली के अंतर्गत दबाव समूह का अस्तित्व नहीं होता है। होता भी है तो गुप्त रूप में होता है, ठीक है, अस्पष्ट रूप में होता है, भूमिगत रूप में होता है। अच्छा, इसके बाद में हम अगली बात करते हैं, हित समूह और दबाव समूह में अंतर। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। विद्यार्थी अक्सर गलती करते हैं, हित समूह और दबाव समूह को एक मान बैठते हैं, एक नहीं है। हाँ, ये बात सत्य है। अब ध्यान दें, इसको भी हम डायग्राम से समझाएंगे। ध्यान दें अब इधर देखो भाई, ये हित समूह हो गया, ठीक है भाई, हित समूह हो गया। इसके बाद में ये राज्य व्यवस्था होगा, पॉलिटिकल सिस्टम, राज्य व्यवस्था। संकुचित रूप में इसको सरकार भी कह सकते हैं हम, लेकिन ये संकुचित शब्द होगा। समग्र दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं का हम समझेंगे तो सरकार शब्द का प्रयोग से हम उसको ठीक से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हम समझाने के लिए सरकार शब्द संकुचित रूप में ले रहे हैं। हित समूह हो गया, ये क्या हो गया? दबाव समूह। ध्यान देंगे मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों,
आप देखिएगा, इन दोनों की बात करेंगे, हित समूह और दबाव समूह। आप ध्यान दें, देखो समाज में लोगों के विभिन्न प्रकार के हित होते हैं। उन सभी हितों की अभिव्यक्ति राजनीतिक दल के माध्यम से हो नहीं सकती है, नहीं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में समाज में विभिन्न हितों के आधार पर जो हित हैं, उन हितों के आधार पर कितने प्रकार के हित हैं, उन हितों के आधार पर संगठनों का निर्माण होता है। अब उन संगठनों का निर्माण होता है हितों के आधार पर, जैसे मान लीजिएगा श्रमिकों के हित हैं, विद्यार्थियों के हित हैं, किसानों के हित हैं, व्यापारियों के हित हैं। तो इन सब के अलग अलग हित हैं और इन हितों के आधार पर संगठन का निर्माण होता है। तो इन हितों के आधार पर जो संगठन का निर्माण हो रहा है उसे कहा जाता है हित समूह। क्या कहा जाता है? हित समूह। अब समाज में हितों के आधार पर कितने प्रकार के हित समूह होते हैं भाई? यहाँ ध्यान देंगे, समाज में विभिन्न प्रकार के हितों के आधार पर विभिन्न प्रकार के समूह होते हैं जिनको कि हित समूह कहा जाता है। जैसे श्रमिकों का समूह है, किसानों का समूह है, व्यापारियों का समूह है, मिल मालिकों का समूह है, विद्यार्थियों का समूह है, दुनिया भर के समूह है। अब जो हितों के आधार पर संगठित समूह होता है उसको हित समूह कहते हैं। लेकिन ये हित समूह सरकार से अपनी बात अनुनय मतलब समझौता, अनुनय और अनुरोध से मनवाते हैं। अनुनय और अनुरोध से मनवाते हैं। मैंने कटी रेखा के माध्यम से इसलिए दर्शाया, अनुनय और अनुरोध के माध्यम से अपनी बात मनवाते हैं। परंतु यही हित समूह जब सरकार के ऊपर, जब राज्य व्यवस्था के ऊपर दबाव डालकर अपनी बात मनवाते हैं, तो ये हित समूह ही दबाव समूह बन जाते हैं। जब ये हित समूह ही सरकार से, राज्य व्यवस्था से, सत्ताधारियों से, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका से अपनी बात मनवाते हैं अनुनय के आधार पर, अनुरोध के आधार पर, तो ये हित समूह बने रहते हैं। लेकिन यही हित समूह जब दबाव के आधार पर सरकार से अपनी बात मनवाते हैं तो ये हित समूह ही क्या बन जाते हैं? ये हित समूह ही दबाव समूह बन जाते हैं। और यहाँ ये राज्य व्यवस्था के ऊपर इस रूप में दबाव डालते हैं कि इनके हितों के अनुरूप नीतियाँ बनाई जाएं, इनके हितों के अनुरूप क्या कर रहा हूँ, इनके हितों के अनुरूप कानून बनाए जाएं। समझ रहे हैं? फिर से दोहरा रहा हूँ, सभी हितों का प्रतिनिधित्व राजनीतिक दल नहीं कर सकते हैं भाई। बताइए, एक राजनीतिक दल सबका प्रतिनिधित्व कर देगा? नहीं करेगा। और समाज में विभिन्न प्रकार के हित होते हैं भाई। किसानों का हित अलग है, विद्यार्थियों का हित अलग है, मजदूरों का हित अलग है, समझ रहे? यानी व्यापारियों के हित अलग है, सबके हित अलग अलग है। तो इनके हितों की अभिव्यक्ति के लिए वास्तविक रूप में एक संगठन का निर्माण किया जाता है। जैसे श्रमिकों के हित की बात की जाती है तो इनका अपना संगठन होता है जिसे श्रमिक संघ कहा जाता है। अब ये श्रमिक संघ हो गया, यहाँ में कहेंगे विद्यार्थियों का संघ हो गया, ठीक है, व्यापारियों का संघ हो गया, किसानों का संघ हो गया। अब ये ही समूह यदि अनुनय और अनुरोध से अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, ठीक है, आपस में समझौता कर रहे हैं, सहमति कर रहे हैं, इसके आधार पर सरकार से अपनी बात मनवा रहे हैं, तो यहाँ तक तो ये हित समूह ही बने रहेंगे। लेकिन जैसे ये हित समूह दबाव की रणनीति अपनाने लग जाते हैं और सरकार पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं, तो जैसे ही हित समूह दबाव डालना शुरू करते हैं, हित समूह दबाव समूह बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? यही दबाव समूह बन जाते हैं। और ये जब दबाव समूह बन जाते हैं तो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं और इनके हितों के अनुरूप ही फिर सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इधर आइए, हित समूह और दबाव समूह में अंतर। अब देखो, नोट कीजिएगा या सभी दबाव समूह, देखो क्या करूँ मैं, सभी दबाव समूह का मतलब जैसे भाई श्रमिक संघ है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, व्यापारियों का संघ है, ठीक है। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि चाहे किसानों का संघ हो, विद्यार्थियों का संघ हो, व्यापारियों का संघ हो, समाज में कितने ही प्रकार के संघ हैं, कितने प्रकार के समूह हैं, उन सब की बात आ रही है यहाँ। सभी दबाव समूह मूलतः है
हित समूह ही होते हैं। ध्यान दें, सभी दबाव समूह मूलतः हित समूह भी होते हैं। क्या कह रहा हूं? हित समूह भी होते हैं। मैंने कहा ना भाई, ये हित समूह जो दबाव समूह बनते हैं, भाई ये अनुनय अनुरोध कर रहे हैं, और जब ये दबाव की नीति अपना लेते हैं, हित समूह क्या बन जाते हैं? दबाव समूह बन जाते हैं। तो यहां मैंने क्या लिखा है आपके लिए? सभी दबाव समूह मूलतः हित समूह भी होते हैं। ये दबाव समूह मूलतः क्या होते हैं? हित समूह भी होते हैं। पहले ये हित समूह ही तो होते हैं, और हित समूह जब दबाव की नीति अपना लेते हैं, दबाव समूह बन जाते हैं बस। अब ध्यान दें, सभी दबाव समूह मूलतः हित समूह भी होते हैं, लेकिन सभी हित समूह दबाव समूह नहीं होते हैं। आप ध्यान दें, लेकिन सभी हित समूह दबाव समूह होते हैं, सभी हित समूह दबाव समूह नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि कुछ हित समूह ऐसे होते हैं जो अनुनय और अनुरोध से ही अपनी बात मनवा लेते हैं, ये किसी भी रूप में दबाव का प्रयोग नहीं करते हैं। और जो दबाव का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल अनुनय अनुरोध से अपनी बात मनवा लेते हैं, वो हित समूह ही बने रहते हैं, उनको हम दबाव समूह नहीं कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब आगे की बात आती है इनकी, क्या कि इनमें अंतर क्या है। ध्यान दें, मैं यहाँ इन दो के आधार पर, दो बिंदुओं के आधार पर समग्र बात स्पष्ट कर दूंगा। ध्यान देंगे, उद्देश्य की दृष्टि से इनमें कोई अंतर नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं? कि अगर हम हित समूह और दबाव समूह के उद्देश्य की बात करें, तो उद्देश्य की दृष्टि से इनमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, राजनीतिक दल और दबाव समूह के उद्देश्य में अंतर है। क्या अंतर है? राजनीतिक दल का उद्देश्य सत्ता प्राप्ति है, और दबाव समूह का उद्देश्य क्या है? सत्ताधारियों पर दबाव डाल करके अपने हितों की रक्षा करना है। लेकिन दबाव समूह और हित समूह के उद्देश्य में कोई अंतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हित समूह भी और दबाव समूह भी, इन दोनों का ही उद्देश्य एक ही तो है भाई। ये अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं, ये भी अपने हितों की रक्षा करना चाहते हैं, क्योंकि हित समूह तो दबाव समूह बनते हैं। हित समूह जब अनुनय अनुरोध की नीति अपनाते हैं, या अनुरोध अनुनय से सरकार से अपनी बात मनवाते हैं, तो हित समूह होते हैं। लेकिन यही जब दबाव की नीति अपनाना शुरू कर देते हैं, तो हित समूह दबाव समूह बन जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों का जो उद्देश्य वो एक ही है। उद्देश्य क्या है? अपने अपने हितों की रक्षा करना। भाई श्रमिक संघ है, अपने हित की रक्षा का प्रयास करेगा, अपने हितों की रक्षा और वृद्धि का प्रयास करेगा। ठीक है, विद्यार्थियों का संगठन है, अपने हितों की बात करेगा। किसानों का संगठन है, अपने हितों की बात करेगा। व्यापारियों का संघ है, अपने हितों की बात करेगा। मिल मालिकों का संगठन है, अपने हित की बात करेगा। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि चाहे दबाव समूह चाहे हित समूह हो, इन दोनों का उद्देश्य एक ही होता है, अपने हित की रक्षा और वृद्धि करना। आशा करता हूँ समझ गए यहाँ तक। अच्छा, अब ये पिछले 2 वर्ष से पहले की हम बात करें, तो आईएएस और नेट एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। क्या? दबाव समूह और हित समूह में निम्न में से मुख्य अंतर कौन सा है? क्या? दबाव समूह और हित समूह में निम्न में से मुख्य अंतर कौन सा? ये प्रश्न पूछा गया था, और यहाँ इसका आंसर इसमें दे दिएगा। मैं ये कह रहा हूँ किसी भी प्रश्न पूछिएगा, गलती नहीं होगी आप। अब इसमें अंतर क्या है देखिएगा। उद्देश्य तो एक है ही है, उद्देश्य में कोई अंतर है ही नहीं। समझ रहे हैं ना? उद्देश्य में अंतर है ही नहीं, अपने हित की रक्षा और वृद्धि करना चाहते हैं बस। ये दोनों का उद्देश्य एक समान है। अब अंतर क्या होया? अंतर है साधन एवं कार्य प्रणाली की दृष्टि से इन दोनों में अंतर है। ध्यान देंगे, साधन एवं कार्य प्रणाली की दृष्टि से इनमें अंतर है। अर्थात हित समूह अपने हितों की रक्षा और वृद्धि के लिए जो साधन और कार्य प्रणाली अपनाते हैं वो अलग हैं, और दबाव समूह अपने हितों की रक्षा के लिए जो साधन और कार्य प्रणाली अपनाती हैं वो अलग हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब मूल मंत्र इनके साधन और कार्य प्रणाली का है। मैं आपको पहले समझा चुका हूँ ये बात, तो कि अनुनय और अनुरोध की नीति अपनाएंगे, या अनुनय और अनुरोध के साधन अपनाएंगे, जबकि दबाव समूह वास्तविक रूप में दबाव असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करेंगे। विशेषकर ये दबाव का प्रयोग करेंगे। इनके साधन अनुनय है, हित समूह के साधन अनुनय है, और दबाव समूह के साधन दबाव है, प्रेशर डालना सरकार के ऊपर, सत्ताधारियों के ऊपर, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के ऊपर। चलिए, हित समूह अनुनय के साधन में विश्वास रखते हैं। नोट कीजिएगा क्या लिखा है मैंने यहाँ? हित समूह अनुनय समझौता सहमति, हित समूह अनुनय अनुरोध भी लिख सकते हैं यहाँ साथ में। हित समूह अनुनय अनुरोध के साधन में विश्वास रखते हैं। ठीक है, मतलब हित समूह सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए कौन से साधन का प्रयोग करेंगे? अनुनय अनुरोध। नोट कीजिएगा, अनुनय अनुरोध का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद में दबाव समूह
दबाव के साधन में विश्वास रखते हैं, अर्थात दबाव समूह अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए दबाव का प्रयोग करेंगे, इसलिए तो उनका नाम रखा गया है दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। यहाँ ये दबाव के साधन का प्रयोग करेंगे, यहाँ ये उन्होंने अनुरोध के साधन का प्रयोग करेंगे। ये हो गया आपका मुख्य हित समूह और दबाव समूह में अंतर, बाकी इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, मूलतः इनमें यही अंतर है। भाई देखो मैंने पहले बता दिया सभी दबाव समूह मूलतः हित समूह भी होते हैं। जो ये दबाव समूह चाहे कोई भी दबाव समूह क्यों ना हो, वास्तविक रूप में तो क्या होते हैं, हित समूह होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, लेकिन सभी हित समूह दबाव समूह नहीं होते हैं और सभी हित समूह दबाव समूह नहीं होते हैं। मतलब क्या होगा कि सभी दबाव समूह वास्तविक रूप में हित समूह तो मूलतः होते ही होते हैं, लेकिन सभी हित समूह दबाव समूह कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हित समूह तब तक हित समूह है जब तक वह सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए अनुनय और अनुरोध का प्रयोग करे, और जैसे हित समूह दबाव का प्रयोग करते हैं तो दबाव समूह बन जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गया आपका राजनीतिक दल, दबाव समूह और हित समूह में क्या अंतर है। आशा करता हूँ मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थी इसको ठीक से समझ गएंगे। मैं दृढ़ विश्वास के साथ कह रहा हूँ, राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह में जो अंतर मैंने समझा है, जैसा मर्जी आए प्रश्न पूछें, आप किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर नहीं दे पाएंगे, बशर्ते कि हमने जिस रूप में आपको समझा है उस रूप में आपने इसको समझ लिया हो। और स्नातक स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हैं, अगर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आप इन डायग्राम के माध्यम से इसके अंतर को समझने का प्रयास कीजिएगा। किसके अंतर को, राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह और दबाव समूह के अंतर को समझाइएगा। आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे और IAS की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स विशेष ध्यान देंगे। तो आशा करता हूँ आप इसे पूर्ण रूप में समझ गए होंगे। प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ में हमारी वीडियो को शेयर निश्चित रूप में कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिले। थैंक यू वेरी मच।